हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का क्वालिटी अच्छा दिखने के लिए कम से कम क्वालिटी 360 पर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है। सबसे प्राचीन श्रम संगठन कहेगा कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना हुआ था 1920 में और इसका पहला अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय थे। और CITU यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1970 में। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1947 में। और भारतीय मजदूर संघ का स्थापना हुआ था 1955 में। श्रम संगठन के कहेगा मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। और 20वें श्रम संगठन की स्थापना हुआ था 1919 में। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किए थे ऑगस्ट काम्टे ने। कार्ल मार्क्स के नारा था कि दुनिया के मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स कौन सी नारा दिए थे, तो ये दिए थे कि दुनिया के मजदूर एक हो। और ये किस देश के थे, तो ये जर्मनी के थे। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कहेगा तो कार्ल मार्क्स ही हो जाएंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना के शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। और वही सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो 8वीं थी। और सबसे असफल कहेगा पंचवर्षीय योजना तो ये तीसरा हो जाएगा, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत पर सर्वाधिक अटैक हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। पंचवर्षीय कहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब तक है, 1974 से 78 तक। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष से पहले ही बंद हो गया था, तो 5वीं हो जाएगा। ये चला था 1974 से 78 के बीच चला था। पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना कहेगा तो ये लिया गया है रूस देश से। पंचवर्षीय योजना पहले योजना आयोग तैयार करता था, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर अब ये नीति आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। और अंतिम अनुमोदन कहेगा कौन करता है, तो NDC जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 4 नंबर हो जाएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मानते हैं। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहेगा गोवा किससे जीता था, तो ये जीते थे यूसुफ आदिल शाह से जीते थे। कब, तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगाली की पहली कोठी अपने कहाँ खोले थे, तो ये खोले थे कोचीन में। और प्रथम बार पुर्तगाली आए थे जो कि वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट तट पे, वहाँ उसका स्वागत किए थे वहाँ के राजा जामोरिन। कब आया था, 1498 में। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला पुर्तगाली कहेगा कौन था, ते हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये पुर्तगाली के कहेगा ये भारत में बनने वाले प्रथम पुर्तगाली के वायसराय थे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, किस इतिहासकार ने पलासी की युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाबों को अंग्रेज के हाथों में बेच डाला, तो ये कहे थे KM पडिक्कर। अब से पढ़ते हैं, किस इतिहासकार ने कहा था पलासी की युद्ध के बारे में कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला, तो ये बोले थे KM पडिक्कर। KM पडिक्कर कहेगा कौन बोले थे, तो KM पडिक्कर हो जाएगा। और वही पलासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव किए थे। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे और 123 अंग्रेज का मृत्यु हो गया था। उसी को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और ये हुआ था 20 जून 1757 को। RC मजूमदार जो कांग्रेस के लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें RC मजूमदार जो थे अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कहेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन हुआ था। विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसका मिलन कहेगा तो लखनऊ अधिवेशन के हुआ था 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था,
अंबिका चरण मजूमदार यानी कि आरसी मजूमदार। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी रुड़की में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1847 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कोलकाता नगर की स्थापना किए थे जॉब चार्नक, डेट कहेगा तो 1690 में। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई कहेगा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ? 1962 में। और वही कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के विश्वविद्यालय गठन कहेगा तो 1857 में हुआ था। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारत की अध्यक्षता करने वाली महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। उसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट था 1833। और इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1853 में क्या हुआ था? 1853 एक्ट के तहत जो सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, ये प्रतियोगिता द्वारा, मतलब सिविल सेवा में भर्ती जो था वो प्रतियोगिता के अनुसार होने लगा। चार्टर एक्ट 1813 क्या है? तो इसमें भारत के कंपनी के साथ व्यापार समाप्त कर इसे चीन और पूर्वी क्षेत्रों के साथ 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मराठा प्रशासन में जो था चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये कर व्यवस्था से था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहेगा तो शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कहेगा तो संभाजी हो जाएंगे। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर में और कब हुआ था? 1627 में हुआ था। इनकी मृत्यु कहेगा तो 1680 में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। और विदेश मंत्री को शिवाजी के कार्यकाल में क्या कहते थे? सुमंत। इनकी राजधानी कहेगा तो रायगढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। निम्नलिखित में से जो पेशवाएं हैं कालक्रम में सजाए, प्रथम थे बालाजी विश्वनाथ, इनके बाद थे बाजीराव प्रथम, इनके बाद कहेगा तो बालाजी बाजीराव और इनके बाद कहेगा तो माधव राय थे। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो ये प्रथम पेशवा थे। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम। किसको नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है? नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। और कहेगा कि अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय। माधवराव फर्स्ट कौन थे? तो ये कानूनी उत्तराधिकारी से संबंधित है। ये सालाबाई की संधि कब हुआ था? सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। और ये किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्रथम पेशवा हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ और नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम हो जाएंगे। सालाबाई के संधि हुआ 1782 में, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। और अंतिम कहेगा, अंतिम पेशवा कौन था? तो वो भी हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, एका आंदोलन। ये एका आंदोलन जो था कृषक आंदोलन था कि मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें ये शामिल नहीं था डी नंबर, सेना में भर्ती होने का दबाव, ये शामिल नहीं था। कौन कौन था इसमें? एका आंदोलन से संबंधित मुख्य कथन देखते हैं। लगान की दरें 50% से अधिक थी। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनकता नीति थी और बेगार की प्रथा भी थी। और ये कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ पे? तो अवध क्षेत्र में हुआ था। और इससे संबंधित नेता कहेगा तो मदारी पासी हो जाएंगे। यह क्या था? तो ये एक किसान आंदोलन था। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएंगे राजगुरु। ऑप्शन कौन सा? राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का जन्म हुआ था पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को। और वही चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म कहेगा तो 23 जुलाई 1906 में हुआ था भाभरा गांव मध्य प्रदेश में।
जतिन दास ये क्रांतिकारी थे जिनका मृत्यु हो गया था भूख हड़ताल से जेल में ही। जेल में मरने वाले क्रांतिकारी कहेगा भूख हड़ताल से तो जतिन दास हो जाएंगे। 12 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहते हैं। प्रसिद्ध जो आनंद मठ उपन्यास है उसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहते हैं और इसके रचनाकार कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा तो रहमतुल्लाह सयानी थे। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो ये लगाए थे लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा पर रोक लगाए थे लॉर्ड एलनबरो 1843 में। जो बंगाल में दैश शासन लागू किए थे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने, उसे किसने समाप्त किया? वारन हेस्टिंग्स। डेट कहेगा तो 1772 में। बंगाल के शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेजली को। हड़प नीति या सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 या 9 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को और इसे बंद कर दिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था उसके कारण। खिलाफत आंदोलन कहेगा तो 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही सनद के स्थान पर हिजरी सनद की स्थापना की थी? तो ये किए थे शाहजहां और इनका बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम था। एक हिजरी सनद की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब भी किए थे 622 ईस्वी में, वो दूसरा था और ये दूसरा है। जहांगीर के कहेगा बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। न्याय के जंजीर किसने स्थापित किया था? तो ये जहांगीर ही किए थे। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कब किए थे? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर किए थे 1582 में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और इन्होंने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो राजा रामचंद्र हैं उसे राय रायन के उपाधि प्रदान किए थे। और मालिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मालिक काफूर को 1000 दिनारी के उपनाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किए और इन्होंने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा भी चालू किए थे। हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये गुलबदम बेगम की रचना है। और ये किनकी बेटी थी? तो बाबर के। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक कहेगा तो रजिया बेगम हो जाएंगी। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो ये मिलता है जुन्नार में। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये मुंबई स्थित है और कन्हेरी की गुफाएं 1000 वर्ष पुरानी है। मुंबई के नाम पहले बम्बई था और बम्बई से मुंबई कब कर दिया गया था? 1995 में। अजंता के गुफा कहेगा किस वन से संबंधित है? तो अजंता के जो गुफा है पहले ही तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, संबंधित है बौद्ध धर्म से और इसे किसने खोजा था या बनवाया था? तो गुप्त शासक ने। अजंता के गुफा का संबंध हो जाएगा गुप्त शासक के और एलोरा के गुफा का संबंध हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक से। बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क सिक्का किस धातु के था? तो ये चांदी के। बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत सिक्का किस धातु के था? तो चांदी के। गुप्त वंश में कहेगा चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और सोना के सिक्का के कहते थे दिनार। कौन सी धातु स्वतंत्र रूप में पाई जाती है? तो ये सोना हो जाएगा। तांबा के शत्रु कहेगा तो गंधक हो जाता है। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर। वैदिक देवता मित्र, वरुण,
इंद्र और नास्ते के नाम किस अभिलेख में है? जो वैदिक देवता हैं 4 मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तव, इनका उल्लेख कहेगा किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है बोगोजकोई अभिलेख में। और ये एशिया माइनर से खोजा गया अभिलेख था जो कि तुर्की में है। ये मध्य एशिया में स्थित खोजा गया अभिलेख था जो कि तुर्की में स्थित है। हाथी गुफा का संबंध कहेगा किससे है? तो कलिंग शासक खारवेल से है। हाथी गुफा का संबंध हो जाएगा कलिंग शासक खारवेल से। मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा राजा यशोधर्मन से। और सोगौरा अभिलेख का संबंध हो जाएगा, ये लेखन कला प्रमाणित ये पहला अभिलेख है। सोगौरा जो है लेखन कला प्रमाणित ये पहला अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा राजा यशोधर्मन से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध हो जाएगा कलिंग शासक खारवेल से। 21 नंबर देखते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी को पंचाथिक कहा गया? तो ये कहा गया था पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। वासुदेव कहेगा किस संप्रदाय से जुड़े थे? वासुदेव जुड़े थे वैष्णव संप्रदाय से। और तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव ये सब संत थे किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये बरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तुकाराम किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा है। तटीय राज्यों की संख्या भारत में कितने तटीय राज्य है? यानी समुद्र तट से लगे कितने भारतीय राज्य हो जाएगा? तो 9। भारत का समुद्री मील, अपना समुद्री मील जो क्षेत्र है कितना है? तो 12 नॉटिकल मील, जिसे समुद्री मील भी कहते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। किलोमीटर में कहेगा तो यहाँ पे पॉइंट यानी कि 1000 से भाग दे दीजिएगा। जो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, उसने भारत को कितने वर्गों में बांटा था? भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा था? तो ये कहा था पाल वंश के साम्राज्य को। पाल वंश के संस्थापक कहेगा तो गोपाल हो जाएंगे और इनकी राजधानी मुंगेर थी। वर्धन वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यभूति। और वही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग, राजधानी हो जाएगा मानेखेत। प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। एलोरा के जो कृष्ण मंदिर बनवाए थे ये कृष्ण प्रथम बनवाए थे। इलोरा के जो शिव मंदिर है उसे बनवाए थे कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वसुमित्र जो थे ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित, यानी कि इनके दरबार में ये रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक थे और प्रतापी शासक भी थे। क्रम से कहिएगा तो तीसरा हो जाएंगे। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम वैसे शासक थे या पहला शासक भी कह सकते हैं जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएंगे। मौर्य वंश का सर्वाधिक विस्तार अगर कहेगा विस्तार किसके काल में हुआ? तो अशोक के काल में हुआ और ये मौर्य वंश से संबंधित भी थे। जूनागढ़ के जो अभिलेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है और रुद्रदामन संस्कृत का ये विद्वान भी थे। निम्नलिखित में से 10 राजयुद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में और ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जिसकी रचना किए थे विश्वामित्र और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है और वही 10वें मंडल में कहेगा तो ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कला अनुक्रम व्यवस्थित करें, यानी कि जैसे जैसे शासन किए थे मगध पे जो वंश उसके कला अनुक्रम इसको सजाना है क्रम बाई क्रम। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम कहेगा वंश तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक आपसे कहेगा तो हो जाएंगे बिंबिसार।
हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक। उसके बाद कहेगा हर्यक वंश के बाद आया था नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद नंद। अंतिम शासक कहेगा तो घाना नंद हो जाएंगे। इसके बाद आया नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कहेगा तो बृहदत्त हो जाएंगे। मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक कहेगा तो देवभूति हो जाएंगे। शुंग वंश के बाद कौन वंश आया था? कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव। आगे देखते हैं 27 नंबर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार उन्हें कौन सी सजा दी थी? तो यह गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह कहेगा तो कमल और चपाती हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ के थे? ये जगदीशपुर बिहार के थे। और कहेगा मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी 1857 में विद्रोह के कारण? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और ये कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे। और कहेगा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहे थे बीडी सावरकर। और किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो ये कहे थे डिजरायली ने। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा मूल अधिकार और अनुच्छेद से संबंधित बताइए। समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 के बीच स्थित है। बीच नहीं, 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेगा तो 23-24 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 25 से 28 तक बा। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। आगे देखेंगे, इसी में देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख कहेगा किसमें मिलता है? तो ये मिलता है 32 में। और अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर ने। और अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वही उच्च न्यायालय कहेगा किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करेगा? तो अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण रिट का अर्थ क्या होता है? न्यायालय जो अपना काम जो है ये सही से करे। न्यायालय परमादेश का अर्थ कहेगा तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश देना। और 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये दिया है। लेकिन लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, यही गलत था। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये सही है, क्योंकि इसमें जो 22 सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति गठन कहेगा तो 1921 में हुआ था। और जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो ये निहित होता है भारत के निर्वाचन आयोग में। भारत का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 में। संविधान के अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो सुकुमार सेन थे। भारत की संसद का उल्लेख यानी कि किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 79 के तहत। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ पे है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व में।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहेगा तो संविधान में कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक के। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 51 के क में मिलता है, और ये लिया गया है रूस से। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के शामिल किया गया है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये समिति हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। और कब शामिल किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। बर्मा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो महिला के साथ जो हुआ अपराध उसको रोकने के लिए बर्मा समिति का गठन किया गया था। अयंगर समिति का संबंध किससे हो जाएगा, मंत्री और सचिव के प्रशासनिक सुधार से, मंत्री और सचिव का प्रशासनिक सुधार से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, और इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। और बलवंत राय जो मेहता समिति था ये पंचायती राज का त्रिस्तरीय सुधार देने के लिए ये सिफारिश किया था। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये कांची नदी पर नहीं, ये कोयल के सहायक नदी बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची पे नहीं है, ये बूढ़ा नदी पे है जो कि कोयल नदी के सहायक नदी है, और ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। हुंडरू जल प्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है झारखंड में। चचाई प्रपात कहेगा तो विट्स नदी पर स्थित है। धुआंधार प्रपात जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में, ये किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के रंग इसका किसके कारण होता है, जो लाल मिट्टी है और इसका किस कारण ये लाल होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है। ये तमिलनाडु और दक्षिण क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है। लाल मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ फसल कहेगा तो ज्वार और बाजरा हो जाएगा। 36 नंबर हो जाएगा, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है, तो ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। निग्रो जनजाति अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। टुगरी की जनजाति कहेगा तो मंगोलिया में पाई जाती है। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। मंगोलिया की राजधानी कहेगा तो उलान बटोर हो जाएगा। 37 नंबर है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अस्थलरूढ़ देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अस्थलरूढ़ देश हो जाएगा कजाकिस्तान। इसकी राजधानी कहेगा तो अस्ताना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहेगा तो थिम्पू हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और कुल अस्थलरूढ़ देशों की संख्या विश्व में कहेगा तो 44 है। 38 नंबर क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का किस देश को कहा जाता है, तो ये भूटान को कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का द्वीप कहा जाता है, और नहरों का देश कहेगा तो पाकिस्तान को, और नदियों का देश कहेगा तो बांग्लादेश को। नदियों का देश हो जाएगा बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। नेपाल एक ऐसा देश है जो कि कभी गुलाम नहीं हुआ। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। और साल्ट वैली कहेगा तो भारत के कर्नाटक में, अमेरिका में कहेगा तो कैलिफोर्निया में स्थित है। और कार्डमम के जो पहाड़ी ये केरल में ही पाई जाती है, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भारत में स्थापित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहेगा तो नीलगिरी हो जाएगा, जिसका स्थापना किया गया था 1986 में। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, और कहेगा पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल का मिलन
पूर्वी घाटी या पश्चिमी घाटी भी कह सकते हैं। मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर ही होता है। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो ये नीति दर्रा, ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा हो जाएगा सिक्किम में। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये पर्वत हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। ये फेमस क्वेश्चन है। और स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? तो पेरिनेज हो जाएगा। यूरोप और एशिया के सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? काकेशस। और कहेगा स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो जूरा पर्वत। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट झील कहेगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। और चोलामू झील कहेगा तो ये सिक्किम में स्थित है। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्देशित करता है? यानी कि प्रदूषण के अध्ययन में SPM के फुल फॉर्म बताइए। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण निवारण और कहेगा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम का गठन कब किया गया था? 1981 में। और वही रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे ने 1628 में। कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे 1665 में। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे। वाटसन एंड क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे और कब? तो 1953 में। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1963 में। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ड्रोसेरा। जो ड्रोसेरा पौधा है ये कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल क्या है? तो आप लोग देखते होंगे पेड़ पर जो रस्सी जैसा लटकता रहता है, जाल जैसा बना होता है पीला टाइप का, उसी को अमरबेल कहते हैं। कोई देखिएगा नदी के किनारे कोई पेड़ पे जाल जैसा बना होता है पीला टाइप पर, उसे अमरबेल कहते हैं। सबसे बड़ा फूल कहेगा तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। सबसे छोटा फूल कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। तुलसी क्या है? तो तुलसी ये शाकीय पौधा है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसी मनुष्य को तत्काल ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आरएनए का कहेगा आरएनए में क्या होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये आरएनए में होता है। DNA और RNA ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। DNA और RNA क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका का अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है इसमें भी RNA के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह RNA के द्वारा होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम धातु और क्लोरोफिल के कारण किसी पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है हरा होता है और ये भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में भी। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में ये नहीं आएगा। एड्रेनल हार्मोन जो है ये पादप कोशिका में नहीं आएगा। इसको रक्तचाप नियंत्रण में कार्य करता है एड्रेनल हार्मोन। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है जिसका खोज हुआ था 1880 में और इसका खोज किए थे डार्विन। और ये इसका कार्य कहेगा तो वृद्धि नियंत्रण में ये कार्य करता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन को खोज किए थे कुरुसवा 1926 में और इसका कार्य कहेगा तो बौना पौधा को ये लंबा करता है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के खोज किए थे मिलर 1955 में। इसका कार्य है कोशिका के अंदर विभाजन करना। 48 नंबर हो जाएगा। DPT का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के सुरक्षा में DPT का टीका लगाया जाता है जिसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो पर्टूसिस। जो P है इसका अर्थ होता है पर्टूसिस। टेटनस और पोलियो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। प्लेग ये होता है चूहा के काटने से और प्लेग को काली मौत भी कहते हैं और ये प्रभावित करता है श्वास नली को। डिप्थीरिया प्रभावित करता है गला, गला जिसको श्वास नली भी कहते हैं।
पोलियो होता है वायरस के कारण, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु के कारण। कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित व्यक्ति कहेगा तो बाबा आमटे हो जाएंगे। बाबा आमटे ये कुष्ठ रोगियों के निवारण से संबंधित थे। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एस ब्लॉक के तत्व है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है या इसे भविष्य के ईंधन भी आप कह सकते हैं। पराणु के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑक्सीजन को पराणु के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। नाइट्रोजन ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वही लेंस के मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को मिलाने वालों को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वक्रता की त्रिज्या, और लेंस के मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय बिंदु केंद्र को बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। कुछ वन लाइनियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी किस अधिनियम द्वारा? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी तो यह अधिनियम हो जाएगा 1919 के तहत। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था 1926 में। और इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों और ईसाई तथा यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। आगे देखेंगे, और 1919 अधिनियम के तहत ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। इसी अधिनियम को मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का अधिनियम को ही मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में दैल शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दैल शासन को व्यवस्था की समाप्त कर 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? जो प्रांत में दैल शासन लागू किया गया था 1919 के तहत, उसे समाप्त कर केंद्र में दैल शासन की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। डेट आपसे पूछेगा तो 1937 में। अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्तमान का अगर नाम इसका क्या हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार इसका नाम है बर्मा के। इसी अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र और यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? तो धाराएं कहेगा तो 20 थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन सब सही लग रहा है, वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।